हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। तो आइए हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन्स है जो कि ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन्स जो कि ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल जो ऑर्गन्स मेल के बॉडी में पाया जा रहा है उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे, और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बना दे रहा है। उस सिस्टम को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या चीज़ से मिल करके बना होता है? टेस्टीज से होता है, जो जिसका काम है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना। एपिडिडाइमिस, ये वो जगह है जहाँ पे कि स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो जमा होता है। वास डिफ्राम, इसका क्या काम है? जो इस स्पर्म को यहाँ से ले करके यहाँ इस तरह से हम पेनिस तक लाना। दूसरा जो है वो है, हम लोग कहेंगे सेमिनल वेसिकल। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर ब्लैडर है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे ऑर्गन्स जो है मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप कहेंगे कि द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स: टेस्टिस, स्कॉटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफ्राम, उसी को स्पर्म डक्ट कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। आइए हम लोग इस सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो टेस्टीज है ये ओवल शेप का ऑर्गन है जो कि ह्यूमन के बॉडी के बाहर लटकता रहता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्कॉटम कहते हैं। ये बाहर क्यों लटकाया गया है नेचर के द्वारा? क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको कुछ कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए क्या किया गया, नेचर जो है इसको बॉडी के बाहर लटकाया है। ये टेस्टिस क्या करता है? सिर्फ स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस करता है, ये जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यही जो है क्या कर रहा है? चेंजेस ला रहा है बॉयज़ के अंदर सारा पुबर्टी के एज में। यही मतलब यही टेस्टोस्टेरोन। देखिए यहाँ पर इस पार्ट का लेबलिंग करना भूल गया है। इसका नाम है एपिडिडाइमिस। स्कॉटम इस वाले पार्ट का नाम है। ये जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये टेस्टिस पाया जाता है। सिंगुलर टेस्टिस, प्लूरल टेस्टिस, TES प्लूरल होता है, दो होता है हर ह्यूमन बीइंग में। तो ये जो एपिडिडाइमिस है इसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एपिडिडाइमिस। ये जो है वो टेम्पोररी जगह है जहाँ पर कि स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो रहता है। और इस एपिडिडाइमिस से ये जो आपका स्पर्म होता है ये कैरिड होता है वास डिफ्राम के द्वारा। वास डिफ्राम ले करके इसको आगे की तरफ बढ़ता है, और ये जो है यहाँ पर जा कर के आपके यूरेटर से मिल जाता है। यहाँ पर कनेक्शन होता है आपका इस पार्ट में। यहाँ पर आपका यूरेटर जो यूरिन है जो आ रहा है आपके ब्लैडर से, वो आकर के इसी जगह में मिलता है। यहाँ पर से आपका इधर आता है। ये जो आपका स्पर्म
इस एपिडिडाइमिस से आएगा, इस तरफ से ये वास्ट डायफ्राम इसको ले करके इधर आएगा और यहाँ आने के बाद क्या होता है, आपका ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है जिस पाइप में, उस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा निकल के आ रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो पाइप यहाँ से आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, यही आपका यूरेथ्रा कहलाता है। ये पूरा ये जो है यूरेथ्रा ही है। यहाँ तक ये बीच में जो पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है नाम यूरेथ्रा। जो ट्यूब है यूरेथ्रा है, ब्लैडर से आया, यूरिनरी ब्लैडर इसको हम लोग कहते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि स्पर्म का निकलने का और यूरिन के निकलने का एक ही रास्ता है ह्यूमन बीइंग में, और वो है आपका यूरेथ्रा। अच्छा, जब यहाँ से आपका ये आ रहा है, स्पर्म इस तरफ से आ रहा है, तो रास्ते में इसको प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल मिल रहा है। तो सेमिनल वेसिकल से कुछ प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ प्रोड्यूस होता है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक तरह का फ्लूइड निकालता है, ठीक है, सिक्रीशन निकालता है। वही सिक्रीशन जो है मिलता है आपके स्पर्म में और क्या करता है, वो उसको और फ्लूइड लाइक बना देता है। ये जो सिक्रीशन निकल रहा है आपके सेमिनल वेसिकल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आपका जो स्पर्म है उसको क्या करता है, इसका फ़ायदा ये है कि जो स्पर्म है उसको वो और इजी वे में ट्रांसपोर्ट होने में मदद कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा स्पर्म को न्यूट्रिशन भी यही देता है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज हो गया आपके यूरिन के लिए और जाके स्पर्म के लिए। यूरेथ्रा जो लेके आएगा, ये जो इलोंगेटेड पार्ट, ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। ये हमारे बॉडी के आउट पार्ट में रहेगा और इसी से स्पर्म निकलता है फीमेल के सेक्स ऑर्गन में, जिसको हम लोग वेजिना कहते हैं। जब मीटिंग होता है एक मेल का और एक फीमेल का, तो उसमें फिर स्पर्म जो होता है फीमेल के बॉडी में इजैकुलेटेड हो जाता है, यानी कि गिवन आउट हो जाता है। ये जो स्पर्म जो आया, ये स्पर्म जो है क्या कहिएगा, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। इसी में जेनेटिक मटेरियल है, और वही जो जेनेटिक मटेरियल के कारण क्या होता है, फादर के प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं कैरिड होते हैं उस जायगोट में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है? ओवेरीज से बना हुआ है। दो गो होता है ओवेरी, दो गो, एक सिंगल को ओवेरी, प्लूरल को ओवेरीज कहेंगे। दो ओवेरीज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ओविडक्ट कहिए दोनों तरफ से, या फ्लैपियन ट्यूब कहिए, जिसका काम है एग को इधर लाना, इस पार्ट तक लाना। यूटेरस जिसको हम लोग कह रहे हैं, इस पार्ट को यूटेरस कहते हैं। उसके बाद एक ओपनिंग होता है यूटेरस का वेजिना में, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और ये वेजिना जो हुआ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप कहेंगे कि द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ओवेरीज है, ओविडक्ट है जिसको हम लोग फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस है और वेजिना है।
हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर कि टेस्टिस जो होता है ओवल शेप्ड होता है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे ओवेरी जो होगा, ओवेरीज जो होता है वो भी ओवल शेप्ड का ऑर्गन होता है। एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द वुमेन में होता है, किडनी के नज़दीक होता है। एक वुमेन के अंदर, एक गर्ल के अंदर 2 ओवेरीज होता है, और ओवेरीज जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यही जो है क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है। तो ये ओवेरी का क्या काम है, जब मैच्योर हो जाए तो फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है या ओवा कहिए, और फीमेल सेक्स सेल्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना, प्रोड्यूस करना, ये ओवेरी का काम है। हर ओवेरी में हज़ारों हजार अनराइप एग होता है। जिस समय गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है उसी समय से उसके बॉडी में जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनराइप एग्स होता है। लेकिन जब वो गर्ल चाइल्ड पुबर्टी अटेन करती है तब यही ओवेरी जो है उसके अंदर का जो अनराइप एग्स है वो राइप होना, पकना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो हर मंथ जो है एक एक एग जो है रिलीज़ होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब एग इसमें से रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगा, इसको ले जाने के लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। ये ओविडक्ट क्या करता है, फनल शेप्ड का है, यहाँ पे आगे में देखिए फनल तरह का है। उसके बाद वो पाइप इधर आता है और ये यूटेरस में चला जाता है। इसी को हम लोग वूम्ब ऑफ द मदर भी कहते हैं। जो बच्चे का निर्माण होता है, वो चाइल्ड बेबी का, वो जो है इस मदर के वूम्ब में ही रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा इसी यूटेरस में होता है। ये यूटेरस जो है कनेक्टेड है स्मॉल ओपनिंग से, जिस पार्ट को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। ये आ जाता है एक बाहर वाले ओपनिंग में, जिसको हम लोग वेजिना कहते हैं। वेजिना जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बर्थ कैनल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से बच्चे का जन्म होता है। यही पैसेज है जहाँ की बच्चा जब यूटेरस में फुल्ली ग्रोन हो जाता है, या आप ऐसा कहिए जब बर्थ का समय होता है, जब बर्थ हो रहा होता है, तो इसी रास्ते से बाहर निकलता है। हम लोगों ने देखा कि मेल के बॉडी में पेनिस ही एक रास्ता है जिधर से कि स्पर्म रिलीज होता है और पेशाब यानी कि यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि फीमेल के बॉडी में दोनों चीज़ के लिए अलग अलग ओपनिंग होता है। यूरिन के निकलने के लिए जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रा कहेंगे, और इंटरकोर्स सेक्स के लिए, बच्चे के जन्म के लिए जो दूसरा ओपनिंग है उसको हम लोग वेजिना कहते हैं। स्पर्म जो एंटर करता है वेजिनल पैसेज से ही करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और फिर वो वहाँ से आगे की तरफ ट्रेवल करता है ओविडक्ट की तरफ। आइए हम लोग डायग्राम में समझते हैं। इधर से जब मेल का पेनिस एंटर करेगा इस वेजिना में, स्पर्म रिलीज करेगा, तो वो जो है स्पर्म आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जिधर भी गया दोनों तरफ देखेगा एग रिलीज हुआ कि नहीं, क्योंकि एवरी मंथ जो होता है दोनों में से कोई एक ओवेरी एक एग रिलीज करेगा, कोई सा भी कर सकता है। तो जिधर दोनों तरफ स्पर्म गया, जहाँ उसको इस ओविडक्ट में, जिस ओविडक्ट में मिल गया एग, वो एग और स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी फ्यूज़न को जो मिला है मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एक एग है
और स्पर्म है, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पर्म जो है एक एग के साथ फ्यूज करेगा, और जब फ्यूज़न हो जाएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद वो जायगोट जो है बहुत स्पीड में रिवाइड करेगा माइटोसिस प्रोसेस से, और फिर वो इंक्रीज करेगा अपने सेल के नंबर्स को, और फिर वहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन जाएगा। आप इस नेक्स्ट डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जब ये जायगोट बन गया है तो फिर ये वापस जो है देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, एरो हेड को देखिए, ये नीचे की तरफ जो है आ रहा है, और नीचे की तरफ आने के बाद फिर वापस से ये यूटेरस में एक जगह पे एम्बेडेड हो जाएगा, चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ये एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो जो होगा यूटेरस के थिक को लाइनिंग में, उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा हुआ है कि मदर का बॉडी हम लोग क्या बताएं कि हर महीना प्रिपेयर करता है अपने आप को स्पर्म रिसीव करने के लिए, मदर का यूटेरस एवरी मंथ, और जब वो स्पर्म रिसीव होता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, वो रिचली ब्लड सप्लाइड वाला जो लाइनिंग बना है वहीं यूटेरस में वहीं पे जा कर के क्या होता है, चिपक जाता है, और इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप कर जाता है यूटेरस वॉल से, जिसको हम लोग यूटेरिन वॉल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो के बीच में, जिसको हम लोग फेटस कहेंगे आगे चल के। देखिए जायगोट है, उसके बाद जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलता है, फिर वही एम्ब्रियो जो होता है क्या होता है, फेटस में बदल जाता है, और जो डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू का जो डेवलपमेंट हुआ है माँ के यूटेरस वॉल के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में, उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये फोएटस जो है ये कनेक्टेड है मदर के बॉडी के साथ इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, और जो भी ज़रूरतें होगी इस फोएटस की, इस बेबी की, वो क्या होगा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा फुलफिल होता है। सारा रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वो सारा रिक्वायरमेंट्स माँ के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू पूरा होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो और माँ के बीच इस प्लेसेंटा की मदद से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो है एम्ब्रियो बढ़ता चला जाएगा, और फिर कुछ दिन के बाद ये फेटस में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि the developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। यानी मैं बता दिया सारा काम जो होता है बेबी और मदर के बीच में उसी प्लेसेंटा के थ्रू होगा। इस बच्चे का डेवलपमेंट होने में लगभग 9 मंथ 10 डेज लग जाता है, और फिर जब बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट और बर्थ होता है उसी वेजिना के थ्रू, वेजिनल पैसेज के थ्रू, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहे थे, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के से होता है। ये टाइम पीरियड जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ के बीच का, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जब बच्चे का जन्म होता है, उस बीच के पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और इस जेस्टेशन पीरियड में एवरेज ड्यूरेशन जो है
ह्यूमन बीइंग के अंदर वो है लगभग 38 वीक्स कहेंगे या 9 मंथ कहेंगे या लगभग 9 मंथ 10 डेज कहते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 टर्म्स देखा, जायगोट, एम्ब्रियो और फेटस। तो ये तीनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जायगोट इस तरह का होता है, एम्ब्रियो ऐसा होता है और फेटस ऐसा होता है। तो तीनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग बारी बारी से अंतर देख लेंगे। एक जायगोट जो होगा वो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है, और जब उसी जायगोट में रिपीटेड डिवीजन के बाद बढ़ जाएगा सेल तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर एम्ब्रियो में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया तो वो फेटस का रूप ले लेता है। एक जायगोट जो है बच्चे का बिगिनिंग स्टेज कह सकते हैं। एक एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? अनबॉर्न बेबी है जो कि अपने मदर की उम्र में है, और 8 वीक्स के फर्टिलाइजेशन तक का समय, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के 8 वीक्स तक का समय के बीच के स्टेज को जो हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। फिर 8 वीक्स से लेकर के बर्थ तक के समय को हम लोग, यानी समय क्या कहेंगे, उस बेबी के उस स्टेज को हम लोग फेटस कहेंगे। एक जायगोट जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, एक फुल स्टॉप की तरह होगा, लेकिन एक एम्ब्रियो जो होता है उसमें बहुत सारा सेल्स होता है, और वो जो होगा डेवलप करता रहेगा, लेकिन बहुत सारा ऑर्गन्स उसमें डेवलप्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया अच्छे ढंग से, ताकि उसका ऑर्गन्स डेवलप करने लगा है, हैंड्स, लेग, आईज, ईयर, नोज, जो भी चीज़, ताकि वो आइडेंटिफाई हुआ जा सके, उसको हम लोग फिर फेटस कहते हैं। और जब उसका जन्म हो जाता है तो हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, उसको बेबी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कि अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, मान लीजिए उस बच्ची की शादी नहीं हुई है, उस समय स्पर्म रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो एग जो स्पर्म रिलीज हुआ है ओवेरी से फीमेल के, वो लगभग 1 दिन तक रहेगा, जीवित रहेगा। और ओवेरी चूंकि एवरी मंथ रिलीज करता है, तो यूटेरस तो अपने आप को प्रिपेयर क्या है एवरी मंथ उस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, तो वो जो थिक लाइनिंग जो बनाता है यूटेरस में, मदर के या उस गर्ल के यूटेरस में जो थिक लाइनिंग बना है ब्लड का, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, उसके देख रेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी तो अब ज़रूरत नहीं रही। तो वही जो इनर थिक लाइनिंग है वो अपने आप जो है फट जाता है। जब उसको फर्टिलाइज्ड एग जायगोट रिसीव नहीं होगा तो 1 दिन के बाद क्या होगा, वो फट जाएगा। इनर लाइनिंग्स ब्लड वाला, वो जो थिक ब्लड का जो मेम्ब्रेन टाइप का जो स्पॉन्जी टाइप का मदर के यूटेरस में बना था, वो फट जाएगा, और वही जो है ब्लड के रूप में मदर के बॉडी से या उस गर्ल के बॉडी से क्या होता है, रिलीज होने लगता है। ये साइकिल रफली हर 1 महीना होता है, और ये जो होता है लगभग 2 दिन से 8 दिन तक चलता है। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, शॉर्ट में मेंस भी कहते हैं।
इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि बार बार होता है, हर महीने होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लें इसके बारे में कि ये स्टार्ट कब होता है। तो ये स्टार्ट कब होता है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब भी गर्ल चाइल्ड पुबर्टी अटेन करती है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम कोई अगर गर्ल चाइल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा मेनार्क का? द फर्स्ट ऑकुरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स एट पुबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। अच्छा, क्या ये जीवन भर चलता है जब तक उस गर्ल का डेथ नहीं होगा, उस वुमेन का डेथ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बताया गया है कि कुछ एज के में, यानी कि लगभग 45 to 50 ईयर्स, कुछ डॉक्टर्स साइंटिस्ट लोगों का तो ये भी मानना है कि 40 ईयर्स, तो 40 to 45 ईयर्स या 50 ईयर्स के एज पहुंचने के बाद क्या होता है, वो साइकिल स्टॉप कर जाता है। और जो लास्ट टाइम जो पीरियड होता है जबकि उसके बाद स्टॉप हो गया, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज। तो जब भी सेक्सुअल एक्ट होगा तो प्रेगनेंसी अटेंड हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग होगा और उससे बच्चा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फीमेल के लाइफ का। तो ये देखना होता है कि क्या वो उतना मैच्योर है प्रेगनेंसी के लिए, नहीं। उसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ता है, हेल्थ पे असर पड़ता है, बुरा असर। अगर कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाए, प्रेगनेंसी अटेंड हो जाए, तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट लॉ बनाए हैं कि गर्ल्स का जो मैरिज देना है वो 21 साल की उम्र में देना है। कहीं कहीं 18 ईयर्स भी नियम है। मान लीजिए शादी हो भी गई तो क्या है कि ज़्यादा बच्चों का जन्म होना अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगा और पॉपुलेशन बढ़ने से ईवीएस वगैरह में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका पूरा असर हम लोगों के इकोसिस्टम पे पड़ेगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, फाइनली हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ मेथड्स बताया गया है प्रेगनेंसी कैसे कंट्रोल किया जाए, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मेनली 3 तरीका है बर्थ को कंट्रोल करने का, प्रेगनेंसी को रोकने का। एक है बैरियर मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड और तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को दिया गया है कि मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच, तो वो है कॉन्डम। कॉन्डम का पहनना, इसको मेल को अपने पेनिस पे पहनना रहता है, या उसी तरह का कवरिंग जो होता है फीमेल के वेजिना में भी होता है। उससे क्या होगा, स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, एग से नहीं मिलेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरह का मेथड जो है
बर्थ कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड को रोकेगा, प्रेगनेंसी को रोकेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट फिर देखिए हम लोगों को दिया है अनदर कैटेगरी है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। यानी ये कहा जा रहा है कि दवा खाया जाए, कोई केमिकल्स दवा खाया जाए, जैसे कि आपका वेजिनल पिल्स होता है, ऑरल पिल्स होता है, मालाडी हम लोग कहते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारा दवा है जो मेडिकल शॉप में मिलता है, वो टैबलेट दिया जाता है, दवा दिया जाता है। वो टैबलेट वो दवा क्या करता है, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है, लेकिन इसका हानि है, इसका नुकसान है। नुकसान क्या है कि उस फीमेल के हेल्थ पर इसका असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है ज़्यादा ड्रग्स को, इस दवा को खाने से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू। अब नेक्स्ट जो मेथड है हम लोगों का वो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगा करके, जैसे कॉपर टी लगाते हैं, यूटेरस में लगा लेते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। उससे क्या होगा, स्पर्म नहीं जाएगा, लेकिन इससे भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि आपका इरिटेशन होता है फीमेल के यूटेरस में। फीमेल के यूटेरस में क्या होगा, इरिटेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, नुचनी होगी, और भी बहुत तरह की बीमारी हो सकता है ना। तो ये तो आपको रोकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा नहीं सकता है। सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं, और भी दूसरा तरह का डिजीज़ जो कि हम लोग अभी तुरंत देखें, इन्फेक्शन होना, खुजली होना, नोचनी होना, या और भी जो डिजीज़ है वो सबसे ये नहीं बचा सकता है। इरिटेशंस होता है। ऐसा माना गया है कि सभी में ये कॉपर टी सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेथड कि वाज डेफ्रान को ब्लॉक कर दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफ़र होगा नहीं, या फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, एग बाहर निकलेगा या नहीं, यूटेरस आएगा नहीं। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड अगर मान लीजिए क्या किया गया, मेल के वाज डेफ्राम को काट दिया गया, उसको ऑपरेशन के द्वारा काट करके बांध दिया गया, टाई कर दिया गया, साइंटिफिकली उसको कहेंगे लीजेटेड होना। तो इस तरह के ऑपरेशनल मेथड को, सर्जिकल मेथड को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। VASECTOMY, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्या है कि अगर फीमेल के फ्लैपियन ट्यूब को काट दिया गया है ना, उसको बांध दिया गया, तो इस तरह के मेथड को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी। पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी अटेंड करने के बाद लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू उस अनबॉर्न बेबी का सेक्स पता कर लेते थे, और फिर अगर फीमेल चाइल्ड होता था तो उनको अबॉर्शन के थ्रू ख़त्म कर देते थे।
तो ये सब जो है करना अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, फीमेल का रेशियो घटता जा रहा है, फीमेल का नंबर घटता जा रहा है। फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन इन सभी मेथड्स का यूज़ करके लोग जो है गलत काम कर रहे हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि फीमेल चाइल्ड को मार देते हैं, जब पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता ही नहीं किया जाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा, बच्चे का सेक्स जानने पर बंदी लगा दी गई है। गवर्नमेंट लॉ बना दिया है कि कोई भी जो है इस तरह का मेथड को यूज़ करके सेक्स चाइल्ड का पता नहीं करे और फीमेल फोर्टिसाइड नहीं हो। तो फीमेल फोर्टिसाइड किसको कहते हैं, वही जो अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड को एबॉर्शन के थ्रू मार दिया जाता है उसे हम लोग फीमेल फोर्टिसाइड कहेंगे। फोर्टस वर्ड से आया, फोर्टिस सुसाइड वर्ड है ना, उससे दोनों मिला करके बनाया गया फीमेल फोर्टिसाइड। ये एक तरह से क्रिमिनल एक्ट है। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी का मर्डर कर रहे हैं, वो भी बर्थ से पहले कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी का जान नहीं लेना चाहिए। इसलिए लॉ बना दिया गया है कि कोई भी सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता नहीं करे। तो ये सब जो है करना अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, फीमेल का रेशियो घटता जा रहा है, फीमेल का नंबर घटता जा रहा है। फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तभी हमारे सोसाइटी के लिए वो बेहतर होगा। हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड से जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा होना। अगर किसी फैमिली में नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा हैं और अर्न करने वाले मेंबर कम हैं तो उस फैमिली का हाल बुरा होता है, पुअर लिविंग स्टाइल होता है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए और हम लोगों को इस बात पे भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अनबॉर्न चाइल्ड का अबॉर्शन नहीं कराना है। किसी को मारने का हक हम लोगों को कोई नहीं दिया है। नेचर गॉड हम लोगों को किसी को मारने का हक नहीं दिए हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।